नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी सफर पर निकल रहे हैं, हमारे अपने मन की गहराइयों में। खासकर वो जो अवचेतन मन है ना, उसकी छुपी हुई शक्तियों को और वो कैसे काम करता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ना कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बताती हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारे यकीन, यहाँ तक कि हमारी कल्पना, ये सब मिलके हमारी जिंदगी को बनाते हैं, उसे एक शक्ल देते हैं। और इसमें सेहत, पैसा, कामयाबी, खुशी, इन सब को पाने के लिए अपने मन की ताकत का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर भी कुछ तरीके बताए गए हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन विचारों को खंगालना, ये समझना कि भाई ये जो स्रोत है हमारे पास, इसके मुताबिक हमारा अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है, और क्या हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना वाकई में मुझे लगता है बहुत अहम हो सकता है। हमारे मन के जो दो हिस्से हैं ना, चेतन मतलब जो सोचता समझता है, जागरूक रहता है, और अवचेतन जो अंदर गहराई में काम करता है, इनकी आपस की बातचीत ही शायद हमारी जिंदगी के कई उतार चढ़ावों की असली वजह है। एक जो मुख्य विचार है वो ये कि अवचेतन मन जो है वो तर्क नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो बस सुझावों को, आइडियाज को मान लेता है। बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन की तरह, आप उसमें कोई भी बीज डाल दें, अच्छा या बुरा, वो उसे उगा देगा। मन की तुलना एक बगीचे से करना, हाँ, ये उपमा तो काफी सोचने पर मजबूर करती है। मतलब हम हर पल अपने विचारों के बीज बो रहे हैं, अनजाने में भी। हाँ बिल्कुल। हमारा चेतन मन जो जागा हुआ है वो माली है, वो चुनता है कि क्या सोचना है, कौन से बीज बोने हैं। और अवचेतन मन वो मिट्टी है, वो सवाल नहीं करती, वो बस उन बीजों को पकड़ लेती है और उन्हें सींचना शुरू कर देती है। अच्छा, और यहीं से वो विश्वास के नियम वाली बात आती है। एग्जैक्टली विश्वास का नियम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस चीज पर विश्वास करते हैं, मतलब कोई धार्मिक विश्वास या कुछ और, बल्कि आपके मन में जो विश्वास है, जो पक्की धारणा बन गई है, वही परिणाम लाता है। हम्म। आपके जीवन के अनुभव, आपकी परिस्थितियां अच्छी या बुरी, ये सब क्या हैं? ये दरअसल आपके अवचेतन मन की आपके विचारों और विश्वासों पर प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं। अवचेतन मन ये नहीं देखता कि बात सच है या झूठ, वो तो बस देखता है कि विश्वास कितना गहरा है, कितना तीव्र है। और इसमें सुझावों का, सजेशंस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो हम खुद को दें या दूसरों से मिले। बिल्कुल। ऑटो सुझाव यानी जो हम खुद को देते हैं, और हेट्रो सुझाव जो दूसरों से मिलते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण बड़े दिलचस्प हैं, जैसे वो समुद्री जहाज वाला किस्सा हाँ हाँ। कि कोई नया यात्री है, उसे कोई कह दे, अरे आप तो बीमार लग रहे हैं, लगता है सी सिकनेस होने वाली है। तो हो सकता है वो सच में बीमार महसूस करने लगे। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि उसका अवचेतन मन उस सुझाव को पकड़ लेता है। शायद उसके अंदर पहले से ही थोड़ा डर था और सुझाव ने उसे बढ़ा दिया। वहीं एक पुराना अनुभवी नाविक है, उस पर उसी बात का शायद कोई असर ना हो। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन में समुद्री यात्रा को लेकर एक मजबूत पॉजिटिव धारणा है। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि सुझाव की शक्ति हमारी अपनी अंदरूनी मान्यताओं पर, हमारी कंडीशनिंग पर कितनी निर्भर करती है। और हमारा चेतन मन, वो यहाँ एक गेटकीपर, एक चौकीदार की तरह काम कर सकता है। वो चाहे तो नकारात्मक सुझावों को अंदर आने से रोक सकता है। कुछ और भी किस्से हैं थोड़े नाटकीय से, हम्म। जो बताते हैं कि विश्वास कितना गहरा असर डाल सकता है। जैसे वो एक पिता का किस्सा है, जिनकी बेटी बहुत बीमार थी और उन्होंने दुख में कह दिया कि मैं अपनी बेटी के ठीक होने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। और फिर आगे चलकर एक एक्सीडेंट में उनका दाहिना हाथ कट गया, और कहते हैं ठीक उसी वक्त बेटी की सेहत में एकदम चमत्कारी सुधार हुआ। ये क्या दिखाता है? हाँ, ये एक बहुत ही मतलब मार्मिक उदाहरण है कि अवचेतन सुझावों को कितनी गंभीरता से बिल्कुल अक्षरशः ले सकता है, खासकर जब उनमें बहुत तीव्र भावना, इमोशन जुड़ा हो। लेकिन इसका जो पॉजिटिव पहलू है वो भी उतने ही शक्तिशाली है। जैसे महान गायक थे कैरूज़ो, उन्हें स्टेज पर जाने से पहले बहुत घबराहट होती थी, स्टेज फ्राइट। अच्छा। उन्होंने अपनी डर को कहा छोटा मैं, और अपनी जो असीम क्षमता थी उसे कहा बड़ा मैं। वो स्टेज पर जाने से पहले खुद को आदेश देते थे, छोटे मैं हटो यहां से, बड़ा मैं गाना चाहता है। वाह। यहां बड़ा मैं क्या था? उनके अवचेतन मन की शक्ति का प्रतीक। वो सचेत रूप से, कॉन्शियसली अपने अवचेतन को पॉजिटिव निर्देश दे रहे थे, और वो काम कर रहा था। ये तो कमाल है। मतलब हम खुद को सही सुझाव देकर डर पर काबू पा सकते हैं। याददाश्त का भी एक उदाहरण है इसमें, शायद कोई 75 साल की महिला। हाँ बिल्कुल। वो महिला भूलने लगी थी और हमेशा कहती रहती थी, मेरी याददाश्त जा रही है, जा रही है। ये एक नकारात्मक ऑटो सुझाव था। फिर उन्होंने इसे बदला,
दिन में कई बार दोहराना शुरू किया पूरी भावना से, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है, मैं हर दिन तेजी से बेहतर हो रही हूँ। और नतीजा? कहते हैं सिर्फ 3 हफ्तों में उनकी याददाश्त वापस नॉर्मल हो गई। वाह! बिल्कुल, ये ऑटो सुझाव की शक्ति है। इसी तरह अगर किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, तो वो भी बदल सकता है। एक व्यक्ति ने लगातार दोहराया, अब से मैं और ज्यादा खुशमिजाज बनूंगा। खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, ये अब मेरे मन की सामान्य अवस्था बन रहे हैं। और इससे उनके व्यवहार में सचमुच बदलाव आया। जब आप सकारात्मक बातों को एहसास के साथ, विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं, तो वो अवचेतन में नए सेहतमंद रास्ते, नए पैटर्न्स बना देते हैं। अब बात करते हैं अवचेतन मन की उन क्षमताओं की जिन्हें कई बार चमत्कारी भी कहा जाता है। जैसे ये हमारे शरीर के सारे जरूरी काम, दिल का धड़कना, सांस लेना, खाना पचाना, ये सब अपने आप कंट्रोल करता है, सोते हुए भी। हाँ बिल्कुल, हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड इसमें कोई दखल नहीं देता। ये सब ऑटोमेटिक है, अवचेतन के नियंत्रण में। और इससे भी आगे बढ़कर इसे एक बहुत शक्तिशाली हीलर, एक उपचारक भी माना जाता है। जो लेखक है वो खुद अपने त्वचा के कैंसर, सार्कोमा जिसे कहा गया था, उसके ठीक होने का अनुभव बताते हैं। जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गए तो उन्होंने एक खास तरह की प्रार्थना और अपने अवचेतन की जो हीलिंग पावर है उस पर ध्यान लगाया। उनका विश्वास इस बात पे था कि भाई, जिस शक्ति ने मेरे शरीर को बनाया है वहीं से ठीक भी कर सकती है। ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। और वो स्कॉटलैंड के सर्जन थे डॉक्टर जेम्स एस डेल। उनका उदाहरण भी है, जिन्होंने 1840s में भारत में बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन किए, सिर्फ मानसिक सुझाव से। हाँ, ये बहुत ही असाधारण बात है। उन्होंने करीब 400 बड़े ऑपरेशन किए, सिर्फ मरीजों को मानसिक सुझाव देकर कि उन्हें दर्द नहीं होगा और ऑपरेशन सफल रहेगा। और रिकॉर्ड बताते हैं कि मरीजों को वाकई दर्द महसूस नहीं हुआ और ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम था। ये उस जमाने में जब एनेस्थीसिया आम नहीं था। बिल्कुल। डॉक्टर एस्टेल अपने मरीजों के अवचेतन मन को ये सुझाव देते थे कि कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और उनका अवचेतन मन इन निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता था। ये इस बात को और पुख्ता करता है कि अवचेतन मन का हमारे शरीर पर कितना गहरा नियंत्रण है। और वो मैडम बायर की कहानी, जिनकी नज़र फ्रांस के लूडेस में ठीक हो गई थी, जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनकी ऑप्टिक नसें बेकार हो चुकी हैं। तो क्या वो पानी का चमत्कार था या कुछ और? इस नजरिए से देखें तो शायद पानी मुख्य कारण नहीं था। मुख्य था उनका अपना अटूट विश्वास, उनकी गहरी आस्था और उम्मीद। उनके अवचेतन मन ने उस विश्वास को एक आदेश की तरह लिया और हीलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। अच्छा। मूल विचार यही है, जिस शक्ति ने शरीर को बनाया है वही उसे ठीक भी कर सकती है। बस उसे सही तरीके से निर्देश देने की जरूरत है। और विश्वास वो ट्रिगर है, वो चाबी है जो इस उपचार शक्ति को जगाती है। तो फिर बड़ा सवाल यही उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में कैसे मोड़ें, उसे सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करें, ताकि हमें वो परिणाम मिले जो हम चाहते हैं। क्या इसके लिए कोई खास तरीके, कोई टेक्निक्स है? हाँ, कई तकनीकें सुझाई गई हैं। एक तो है जिसे वैज्ञानिक प्रार्थना कहा गया है, जिसका मतलब है चेतन और अवचेतन मन का एक साथ तालमेल में काम करना किसी खास मकसद के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। उन्हें हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। जैसे पहला ग्रुप शायद विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने से जुड़ा है। सही, बिल्कुल। इसमें आती है विजुअलाइजेशन तकनीक। आप अपनी मन की आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं उस नतीजे को जो आप चाहते हैं, जैसे कि वो सचमुच हो रहा है अभी। हाँ। इसी का एक और रूप है मेंटल मूवी मेथड। इसमें आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की एक छोटी सी मानसिक फिल्म बनाते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई अपना घर बेचना चाहता है, तो वो कल्पना करे कि उसने खरीदार से चेक ले लिया है, हाथ में चेक है, वो उसे महसूस कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। पॉइंट ये है कि इसे जितना हो सके उतना असली, उतना रियल और इमोशनल बनाना है। और दूसरा ग्रुप शायद अफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक कथन। हाँ बिल्कुल, इसमें सकारात्मक विधि है। आप स्वास्थ्य, सद्भाव, शांति जैसे पॉजिटिव गुणों पर ध्यान देते हैं, ये मानते हुए कि ये आपकी असलियत हैं, आपके अंदर हैं। फिर है डिक्री विधि। इसमें आप पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, जैसे मैं इस समस्या को उस अनंत बुद्धि को सौंपता हूं जो इसे हल करना जानती है। और एक बोर्डराइन तकनीक है। इसमें नींद जैसी अवस्था में बहुत कम एफर्ट के साथ एक छोटे पॉजिटिव वाक्य को लोरी की तरह दोहराते हैं, जैसे
यह दिव्य क्रम में हल हो गया है। ये सारे तरीके क्या कर रहे हैं? अवचेतन में पॉजिटिव बीज बो रहे हैं। और सोने से पहले का समय, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, बहुत। तीसरा ग्रुप हम कह सकते हैं स्लीपिंग तकनीक से जुड़ा है। सोने से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, जब आप नींद और जागने के बीच होते हैं, वो अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। आप सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन को कोई खास काम सौंप सकते हैं। जैसे किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढना या सुबह किसी खास वक्त पर उठना। बस शांति से विश्वास के साथ अपना अनुरोध दोहराएं, मुझे इसका हल चाहिए या मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं। और चौथा, शायद कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। निश्चित रूप से धन्यवाद तकनीक इसे बहुत प्रभावी माना गया है। इसमें आप अपनी प्रार्थना का जवाब मिलने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, मानो वो चीज आपको मिल चुकी है। अच्छा। पहले से ही। हाँ। मिस्टर ब्रोक का उदाहरण दिया गया है। वो आर्थिक तंगी में थे, लेकिन लगातार दोहराते रहे, पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद, बार बार, जब तक कि कृतज्ञता की भावना उनके मन पर पूरी तरह छा नहीं गई। माना जाता है कि ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये अवचेतन को बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करता है और आपकी इच्छाओं को आपकी तरफ खींचता है। ये तकनीकें तो बड़ी दिलचस्प लग रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ मतलब मानसिक शांति या सेहत के लिए ही है, या पैसा, सफलता, इन जैसे प्रैक्टिकल गोल्स के लिए भी काम करती हैं? नहीं, इन्हें व्यावहारिक लक्ष्यों के लिए भी उतना ही कारगर माना गया है। धन के बारे में तो साफ कहा गया है कि ये मूल रूप से एक मानसिक अवस्था है, एक पक्का यकीन। अमीर बनना असल में अपने अवचेतन को ये यकीन दिलाने का नतीजा है कि आपके पास हमेशा जरूरत से ज्यादा होगा, कि आप बहुतायत, अबंडेंस के लायक हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि मैं अमीर हूँ, ये शायद काफी ना हो। खासकर अगर अंदर से कमी महसूस हो रही हो, तब तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा ना? सही कहा आपने। इसे एक मानसिक संघर्ष, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। इसलिए शायद वेल्थ सक्सेस जैसे शब्दों को शांति से, भावना के साथ दिन में कई बार दोहराना, या फिर दिन और रात में अपने सभी कामों में समृद्ध हो रहा हूं, इस तरह के कथन ज्यादा असरदार हो सकते हैं। अच्छा। ये सीधे तौर पर आपकी मौजूदा हालत को नकारते नहीं है, बल्कि धीरे धीरे समृद्धि की भावना को, फीलिंग को पैदा करते हैं। और पैसे के प्रति हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड, वो भी मायने रखता है ना? जैसे कई लोग पैसे को बुरा समझते हैं या अमीर लोगों से जलते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिसकी आप निंदा करते हैं, उसे आप अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं? दूसरों की अमीरी से जलना या उनकी आलोचना करना, ये असल में आपके अपने रास्ते में रुकावट डालता है, धन के प्रवाह को रोकता है। तो क्या करना चाहिए? इसके बजाय जब आप किसी और की समृद्धि देखें तो मनी मन कहें, अरे वाह, ये अद्भुत है, मैं उसकी समृद्धि में खुश हूं और उसके लिए और ज्यादा सफलता की कामना करता हूं। ऐसा करने से आप उन नेगेटिव विचारों को खत्म करते हैं और अपने लिए भी समृद्धि का दरवाजा खोलते हैं। और सफलता पाने के लिए, सक्सेस के लिए, हाँ, क्या कोई खास कदम बताए गए हैं? हाँ, 3 बुनियादी कदम सुझाए गए हैं। पहला, वो काम करें जिससे आपको सच में प्यार हो, जिसमें आपकी लगन हो, पैशन हो। दूसरा, उस काम में माहिर बने, उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें, एक्सेल करें। और तीसरा, ये पक्का करें कि आपका मकसद सिर्फ अपनी भलाई नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना भी है, किसी न किसी रूप में। जो इन तीनों कदमों पर चलता है, उसे सच्ची और टिकाऊ सफलता मिलती है, ऐसा कहा गया है। इसके भी कुछ उदाहरण है शायद? हाँ, जैसे वो एक्टर जिसने बचपन से थिएटर में अपना नाम देखने का सपना देखा और उसने कल्पना के जरिए उसे हकीकत बनाया, या वो फार्मासिस्ट जिसने अपनी ड्रीम फार्मेसी की कल्पना की और उसे साकार किया। क्या अवचेतन हमें गाइडेंस देने में या खोई हुई चीजें ढूंढने में भी मदद कर सकता है, जैसे वैज्ञानिक लोग अपनी खोजों में करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा माना जाता है। जैसे निकोला टेस्ला थे, महान आविष्कारक। वो कहते थे कि वो अपने आविष्कारों को पहले अपनी कल्पना में पूरी तरह से काम करते हुए देखते थे। प्रोफेसर अगासिस थे, उन्होंने एक बहुत मुश्किल फॉसिल फिश की संरचना का रहस्य सपने में सुलझाया। सपने में? हाँ, डॉक्टर बैंटिंग को इंसुलिन का आइडिया सपने में आया। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे कोई अंगूठी खो गई या कोई जरूरी कागज नहीं मिल रहा, तो अवचेतन से मदद मांगने के किस्से हैं। तरीका क्या है? तरीका वही है, सोने से पहले शांति से अपने अवचेतन से पूछें, पूरे विश्वास के साथ कि जवाब मिलेगा। जैसे तुम सब जानते हो, तुम जानते हो कि वो चीज कहाँ है और तुम मुझे दिखा रहे हो। चलिए अब उन रुकावटों की बात करते हैं जो हमें रोकती हैं, खासकर डर और अपराध बोध, गिल्ट। कहा गया है कि डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है
और ये कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे अपने विचारों से ही पैदा होता है। बिल्कुल। और डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो इमर्सन ने कहा था, वो काम करो जिसे तुम डरते हो, और डर का मरना निश्चित है। एक मास्टर टेक्निक भी बताई गई है इसके लिए। वो क्या है? मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है, तो दिन में कई बार 5-10 मिनट के लिए शांति से बैठें और कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से पानी में कूदें, उसकी ठंडक महसूस करें, अपनी बाहों पैरों को चलाते हुए महसूस करें। इसे जितना हो सके उतना रियल और आनंददायक बनाएं, खुशी महसूस करें। अच्छा। लगातार ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने अवचेतन में तैरने का एक नया पॉजिटिव खाका, एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, और फिर असलियत में तैरना आसान हो जाएगा। सामान्य डर जैसे गिरने का या शोर का डर और असामान्य डर जो कल्पना से पैदा होता है, इसमें भी फर्क बताया गया है। हाँ, सामान्य डर तो जरूरी है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। लेकिन असामान्य डर जैसे फेल होने का डर, बीमारी का डर, लोगों का डर, ये अक्सर हमारी कल्पना की उपज होते हैं। इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है ठीक विपरीत पर, ऑपोजिट पर ध्यान केंद्रित करना। अगर असफलता से डरते हैं तो सफलता की कल्पना करें। अगर बीमारी से डरते हैं तो परफेक्ट हेल्थ पर ध्यान लगाएं। और माफी, फॉरगिवनेस, इसका क्या महत्व है? गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, ये सब हमें कैसे प्रभावित करते हैं? इन्हें मानसिक जहर माना गया है, बिल्कुल टॉक्सिक। गुस्सा, द्वेष, दुर्भावना, ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। कई शारीरिक बीमारियां हैं जैसे गठिया, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन की समस्याएं। इनका संबंध इन नेगेटिव इमोशन से जोड़ा गया है। ओह, इसलिए दूसरों को माफ करना और खुद को भी माफ करना, ये सीखना बहुत बहुत जरूरी है। माफ करने का मतलब ये तो नहीं कि हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगें या उसके साथ फिर से वैसे ही घुले मिले जिसने हमें दुख दिया है? जरूरी नहीं है। माफी का असली मतलब है उस व्यक्ति के लिए मन में अच्छा चाहना, सच्ची शुभकामना देना, उसके लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और जीवन के सभी आशीर्वादों की कामना करना दिल से। इससे आप खुद को उस नेगेटिव बोझ से आजाद करते हैं। इसकी कोई तकनीक है? हाँ, शांति से बैठें, रिलैक्स करें, उस व्यक्ति के बारे में सोचें, मानसिक रूप से उसे पूरी तरह मुक्त करें और उसके लिए शुभकामनाएं दें। इसे तब तक करें जब तक आप उसके बारे में सोचते हुए शांति महसूस ना करें, जब कोई कड़वाहट बाकी न रहे। और ये कैसे पता चलेगा कि माफी सच्ची है? इसका एक लिटमस टेस्ट बताया गया है कि अगर आप उस व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी खबर सुने तो आपको जलन न हो, बल्कि आप सच में खुश हों, तब समझे माफी हो गई। आखिर में एक बहुत ही आकर्षक विचार है, हमेशा जवान कैसे रहें? क्या ये मुमकिन है? देखिए, इस नजरिए से देखें तो उम्र बस एक एहसास है, एक फीलिंग है। कहा गया है कि हमारा अवचेतन मन, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो टाइमलेस है। एजिंग का उस पर असर नहीं होता। गुण जैसे धैर्य, दया, सच्चाई, सद्भावना, विश्वास, खुशी, शांति, क्या ये कभी बूढ़े होते हैं? नहीं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, उन्हें जीते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम आत्मा से, स्पिरिट से हमेशा जवान रह सकते हैं। तो क्या उम्र का डर, मतलब ये सोचना कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ये हमें जल्दी बूढ़ा कर सकता है? हाँ, ऐसा माना जाता है। उम्र बढ़ने का डर या ये मान लेना कि भाई 65 या 70 के बाद तो लाइफ खत्म, ये सोच ही समय से पहले बुढ़ापा ला सकती है। उम्र को ज्ञान और अनुभव के बढ़ने का प्रतीक मानना चाहिए, अंत का नहीं। 80 या 90 की उम्र में भी कितने लोग एक्टिव और क्रिएटिव रहते हैं। उदाहरण है 84 साल के सर्जन, 99 साल तक लिखने वाले लेखक के पिता। हाँ। आप उतने ही जवान हैं जितना आप खुद को महसूस करते हैं। ये अंदर की बात है। मतलब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि सब खत्म, वो एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, एक नया एडवेंचर, नए विचारों के लिए, नई रुचियों के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए। मन को हमेशा खुला रखना जरूरी है। युवा बने रहने का राज क्या है? प्यार करना, खुश रहना, अंदर से शांत रहना और लगातार सीखते रहना। शरीर भले ही बदले, लेकिन मन हमेशा एक्टिव, जिज्ञासु और प्रेरित रह सकता है। तो आज हमने ये समझा कि हमारे अवचेतन मन में कितनी जबरदस्त शक्ति छुपी हुई है। ये हमारे शरीर को चलाता है, हमारे अनुभवों को रंग देता है, और सबसे बड़ी बात, इसे हमारे सचेत विचारों, हमारे विश्वासों और हमारी कल्पनाओं से दिशा दी जा सकती है। ये वाकई हमारे अंदर एक खजाना है। हाँ, सार यही है कि हमारा अवचेतन मन सुझावों को ग्रहण करता है। वो विश्वास के नियम पर काम करता है, चाहे विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कल्पना करना, विजुअलाइज करना,
पॉजिटिव बातें दोहराना, एफर्मेशंस, कृतज्ञता महसूस करना और एक तरह की वैज्ञानिक प्रार्थना। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसे सेहत, खुशी और सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। और हाँ, डर पर काबू पाना और माफ करना, ये भी इस पूरी प्रक्रिया के बहुत अहम हिस्से हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात सोचने के लिए, घर ले जाने के लिए, अगर आज जो तकनीकें हमने डिस्कस की, उनमें से कोई एक चुन लें, कोई भी एक, शायद विजुअलाइजेशन या धन्यवाद तकनीक या डर पर काबू पाने वाली मास्टर तकनीक, और उसे सचेत रूप से, कॉन्शियसली अपनी जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर अगले कुछ हफ्तों तक लागू करने की कोशिश करें, तो क्या नतीजा हो सकता है, ये सोचने और शायद आजमाने लायक बात है। सुनने के लिए धन्यवाद।